दीदी ऐसे दिन रात लेटी रहोगी तो फट कर तरबूज हो जाओगी और जीजा जी की ही तरह तुम्हें भी हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो उठो और पूड़ी तलवाने में मेरी मदद करो। शिवांगी ने जब भाभी के मुंह से ये सब बातें सुनी तो उसको बहुत बुरा लगा कि पति के साथ साथ मायके ने भी उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन इन सब की जिम्मेदार वो खुद ही थी। जब उसकी शादी विकास के साथ हुई थी तो ससुराल में उसके तेवर कुछ अलग ही थे। जब पहली बार ननद अर्चना ने मुंह दिखाई दी तो कड़वे स्वर में बोली थी, दीदी ये तो अमेरिकन डायमंड का सेट है, कोई सोने का ही दे देती, आखिर सगी भाभी हूँ आपकी। तो ननद अर्चना उसकी बात से झेंप गई थी। फिर जब अर्चना ने दादी सास के पैर छूने को बोला तो शिवांगी ने कहा, मैं नहीं छू सकती पैर किसी के, बीए पास हूँ, वो भी अंग्रेजी से। पैर छूने को ही लाना था तो किसी देहात की गवार लड़की ब्याह कर ले आते। अर्चना भी उसका जवाब सुनकर सकपका गई थी। फिर शिवांगी अपने पति के साथ बेंगलोर चली गई जहाँ उसकी नौकरी थी। उसका पति विकास भी उसके सारे नाज नखरे उठाता और खर्चों में भी कोई कमी नहीं रखता था। एक दिन अर्चना सब परिवार शिवांगी के घर बेंगलोर पधार गई तो शिवांगी को तो जैसे कांटा सा चुभ गया। अब ये यहाँ पिकनिक मनाएगी और मेरे सर पर तांडव करेगी। शिवांगी अंदर ही अंदर ननद से जल जाती थी। शिवांगी ने सुबह का खाना एक साथ रात तक का बना लिया तो अर्चना ने कहा, लाओ भाभी मैं ही तुम्हारा किचन संभाल लूँगी। तो शिवांगी बोली, मुझे एरो गैरो के हाथ का खाना समझ में नहीं आता। तो अर्चना चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई थी। फिर अगले दिन जब अर्चना ने सुबह की चाय चढ़ा दी तो शिवांगी भी रसोई में आ गई और अर्चना से बोली, दीदी क्या आपने अपनी खाला जी का घर समझ रखा है जो आप हर जगह अपनी मन मर्जी चलाओगी। अर्चना ने शिवांगी से कहा, भाभी आप सो रही थी और मुझे सुबह से चाय पीने की आदत है। तो शिवांगी बोली, आपका क्या मतलब है कि मैं देर तक सोती हूँ? ये मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ। शाम को ही अर्चना वापस ट्रेन से अपने घर लौट गई तो पति विकास ने कहा, दीदी को इतनी जल्दी क्या थी जाने की। तो शिवांगी बोली, तुम्हारी दीदी का एक पैर इधर तो दूसरा पता नहीं कहाँ रहता है, उनके पैरों में तो चक्कर घिरने लगी है। तो विकास भी उसके शब्दों को सुनकर डर सा जाता था। कितना कड़वा बोलती हो शिवांगी, वो तुमसे कितनी बड़ी हैं। तो शिवांगी ने कहा, बड़ी है तो मुझ पर एहसान नहीं कर रही हैं और मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, तो मैं क्या करूं। कुछ दिन के बाद ननद अर्चना फिर से भैया भाभी के घर टपक पड़ी। लो इतना कुछ इतनी जल्दी ही हजम कर गई है दीदी, जो फिर से पधार गई। भाभी लीजिए, आपकी माँ ने ये अचार भेजे थे। अर्चना भी शिवांगी के शहर में ही रहती थी तो उसकी माँ ने उसके हाथ से शिवांगी को कुछ सामान भिजवाया था। लेकिन शिवांगी बोली, दीदी इसमें शायद एक नींबू का अचार का डब्बा कम लग रहा है। तो सुनकर अर्चना भी घबरा गई। नहीं भाभी, जितना जो भी दिया था मैं सब वैसे ही लेकर आई हूँ। तो शिवांगी ने कहा, दीदी अगर आपको नींबू का अचार इतना ही पसंद है तो चोरी क्यों की, मुझसे ही मांग लेती। अर्चना की सफाई सुने बगैर ही शिवांगी अपने कमरे में चली गई। इस बार अर्चना और विकास की खुसुर फुसुर चलती देखकर शिवांगी के भी कान खड़े हो गए। तभी पता चला दीदी पति से झगड़ा करके यहाँ आई है। अब तो दिन रात मेरा सुख चैन हराम रहेगा, ये सोच सोचकर शिवांगी दुबली हुई जा रही थी। दीदी पति का घर ही अपना घर होता है, छोटे भैया के घर रोटी तोड़ने से अच्छा तो पति की मार खाना ही बेहतर है। शिवांगी भी उसे जली कटी सुनाने में कोई कसर ना छोड़ती। भाभी मैं बस 4-5 दिन में चली जाऊंगी, बस वो मेरी कीमत समझ जाएंगे, बस भाई ही तो है मेरा, बाकी तो कोई बचा ही नहीं। अर्चना ने कहा तो शिवांगी भी तड़ाक से बोली, लेकिन दीदी धीरे धीरे आप भी मेरे घर में डेरा डाल लोगी, फिर मुझे भी अपने मायके जाना पड़ेगा। बेहतर होगा आप अपने पति के पास जाकर ही वहीं उन्हें अपनी कीमत महसूस करवाएं। अर्चना ने फिर शाम को पति को फ़ोन कर दिया और वापस आने की गुजारिश की तो पति भी तुरंत लेने आ गया और ननद चली गई। ननद अर्चना को शिवांगी से आज तक सिर्फ कड़वी बातें और यातनाओं के सिवा कुछ भी नहीं मिला था। घर में सारा काम करने वाली नौकरानियां लगी थीं तो शिवांगी का बैठे बैठे आराम करने से वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे शादी के बाद भी उसकी कोई संतान नहीं हुई। अर्चना ने अब भाई के घर भी आना जाना बंद कर दिया था। कभी कभार दोनों भाई बहन की फ़ोन पर बात हो जाती थी। शिवांगी साल भर में एक बार अपने मायके ज़रूर आती, लेकिन ननद के घर जाना ज़रूरी नहीं समझती थी। 5 साल बीत गए भाई से मिले हुए। जब अर्चना को विकास की याद आई तो पहुंच गई भाई से मिलने बेंगलोर। पहुंचकर जब भाई से मिली तो आश्चर्य और पीड़ा से रो पड़ी। विकास सूख कर एकदम कांटा हो चुका था। उसने भाई को गले से लगा लिया। भाई ये तुम्हारी हालत क्या से क्या हो गई है? दीदी मुझे हाई शुगर रहती है और बीपी भी बढ़ा रहता है, अब दवा तो चल रही है। तभी शिवांगी ने कहा, दीदी आपकी ही हाई लगी है ने, आप ही तो कहती थी मेरा भाई लाखों में एक है। तो अर्चना ने भी भाभी से कहा, भाभी अब तो अपनी ज़बान में थोड़ी नरमी लेकर आओ, मेरा भाई तुम्हारी कड़वी ज़बान की वजह से ही खोखला हो गया और उसकी ये हालत हो गई। वाह दीदी ऐसी बातें बोलकर आखिर असली रूप तो आपने आज दिखा ही दिया ना, इससे अच्छा तो आप यहाँ ना ही आती तो सही रहता।
अर्चना ने भाई से विदा ली और वापस चली गई अपने घर। कुछ दिन के बाद खबर आई कि भाई को अचानक हार्ट अटैक आने से वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अर्चना भाई का सुनकर बहुत रोई। शिवांगी ने आज पहली बार अर्चना को कॉल किया, दीदी आप ही आ जाइए, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। पापा मम्मी से भी कहा, लेकिन बुढ़ापे में वो दोनों अकेले कैसे आएंगे और इनका पार्थिव शरीर वापस लाना होगा। लेकिन अर्चना ने कोई जवाब नहीं दिया और आज वो एकदम सख्त पड़ गई। जब जीते जी मुझे मेरे भाई से कभी मिलने नहीं दिया, तब उसके जाने के बाद क्यों बुला रही है। शिवांगी ने बहुत फ़ोन लगाए, लेकिन अर्चना ने तो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। यहाँ उसके मायके से भी कोई बेंगलोर नहीं गया, जिसकी वजह से शिवांगी को सब अकेले ही करना पड़ा। पति का 10 लाख का फंड तो शिवानी को मिल गया, लेकिन अब अकेले अनजान शहर में कैसे रहेगी। आज तो उसे रात में बाथरूम जाने में भी डर लग रहा था। उसने दूसरे दिन माँ को फ़ोन लगाया, माँ मैं यहाँ बहुत अकेली हो गई हूँ, या तो आप यहाँ आ जाओ या फिर मुझे ही अपने पास बुला लो। तो माँ ने कहा, बेटा मैं बहू बेटे को छोड़कर तो नहीं आ सकती, तू ही यहाँ आ जा। शिवांगी ने फ़ौरन अपना सामान पैक किया और मायके रवाना हो गई। ट्रेन में बैठे बैठे सफ़र में आज उसे अपनी ननद की बहुत याद आ रही थी। विकास को गए हुए पूरे 20 दिन हो गए, लेकिन दीदी का एक बार भी फ़ोन नहीं आया। उसने फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। उसे पश्चाताप हुआ कि दीदी से आज तक कभी सही से बात तो उसने की ही नहीं थी। कितनी जान छिड़कती थी मुझ पर और विकास पर। आज दीदी को मैंने सम्मान दिया होता तो पागलों की तरह मेरे आगे पीछे घूमती। उनके बच्चे मेरे साथ रुकते और अकेले मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। शायद विकास को उनकी कमी ने खा लिया। शिवांगी का मन भर आया, फिर सोचा चलो कोई नहीं, मेरे माता पिता और भाई भाभी तो हैं, मैं बिल्कुल अकेली तो नहीं हूँ। आस बांधती हुई घर पहुंची और माँ के गले लग गई। अपनों का साथ पाकर आज उसके फीके चेहरे पर लालिमा छा गई थी, लेकिन उसकी भाभी का चेहरा उसे देखकर फीका पड़ गया था। रात को माता पिता अपने कमरे में और भाई भाभी अपने कमरे में सोने गए और उसका बिस्तर वहीं बैठक कक्ष में कर दिया गया। अपनों के बीच बेगानों जैसी हालत थी उसकी। सुबह सबसे पहले उठकर उसने चाय चढ़ाई तो उसकी भाभी ने फ़ौरन उसे टोक दिया, दीदी आपको कुछ भी बनाना है या पकाना है तो मुझसे एक बार पूछ लिया करो, ये किचन मेरे हिसाब से चलता है। शिवांगी अपनी भाभी का मुंह ताकती रह गई, लेकिन अब उसका घर में यूँ माता पिता के साथ बैठे रहना और काम ना करना भी उसकी भाभी को बहुत खटकता। ननद रानी बैठे बैठे फटी जा रही हो, कुछ काम ही कर लिया करो। माँ भी बहू के सामने कुछ न कह पाती, क्योंकि घर पूरा बहू ने ही संभाल रखा था। लेकिन शिवांगी को लगता कि ये इतिहास तो दोहराया सा लगता है। एक समय जो उसने अपनी ननद के साथ किया वही आज उसके साथ हो रहा है। अब 10 लाख रुपए वो अपने सर पर दे मारे या कहीं चली जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मायके में 1 हफ्ता रुककर वो वापस बेंगलोर चली गई और पश्चाताप की ज़िंदगी जी रही है। मायके में अपमान होकर रोने से बेहतर है कि पति की यादों में ही रोया जाए। एक दिन भी ऐसा ना होता कि वो अर्चना को फ़ोन ना लगाए, लेकिन अर्चना ने भी खुद को इतना मजबूत कर लिया जितना उसने कभी सोचा भी ना था। तो दोस्तों, किसी का अपमान करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। जो लोग आप पर अपनी जान छिड़कते हैं उनका दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि जब आप किसी के दिल से उतरते हैं तो उसकी माफ़ी मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा रचित कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।